हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको लॉ को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको फर्स्ट टाइम आपको पढ़ना है, कैसे उसको रिवाइज करना है, 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स क्या करना है, उसमें से कौन सी चीजें आपको याद करनी है, क्या आपको वर्ड टू वर्ड आंसर सेम लिखना है लॉ की लैंग्वेज में या आप खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आपको, सबसे मेन बात कि आपको लॉ पूरा समझ में आ जाता है लेकिन कैसे उस आंसर्स को प्रेजेंट करना है वो मैं आपको एकदम डिटेल जैसे मैंने किया था वैसे मैं आपको एकदम पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़ीमार, आपका दोस्त, ऑल इंडिया रैंक 5 सीए इंटरमीडिएट, ऑल इंडिया रैंक 32 सीए फाउंडेशन। इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपको एक टॉपर या तो रैंकर कभी नहीं बताता। आप भले वो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हो, भले वो सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड हो, भले वो आर्टिकलशिप के बारे में हो या तो फिर सीए फाइनल के बारे में हो, तो मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने ये सारी चीजें जो है वो क्लियर की थी या मैं कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी थोड़ा सा पीछे जाके आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको मेरी एक्टिंग की स्किल्स भी दिख जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फाउंडेशन का सबसे डरावना सब्जेक्ट था वो था लॉ, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो हमको कम से कम हमने पहले कभी पढ़े हुए थे, लेकिन जो लॉ होता है वो एकदम न्यू सब्जेक्ट होता है और सबसे कम मार्क्स फाउंडेशन में जो आते हैं वो लगभग ऑलमोस्ट लॉ के ही आते हैं सबके। तो वो जो हमारा डर है वो धीरे धीरे हमारा जो है वो इंटर में भी कैरी फॉरवर्ड होता है कि हमें लॉ बहुत डरावना लगता है, क्योंकि हमें समझ में तो सब कुछ आ जाता है कि भाई इसका ये प्रोविजन है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, लेकिन उसको लिखते कैसे, अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करें, और क्या हमें पूरा का पूरा आंसर जो है वो लॉ के वर्ड में लिखना है, वर्ड टू वर्ड जो बुक में लिखा है वैसा ही हमको कॉपी पेस्ट करना है, या फिर हम खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये बहुत कॉमन डाउट है जो बहुत लोगों को होते हैं और जो मुझसे भी पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको यही सब मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लॉ की प्लानिंग कैसे करें। ये वीडियो दोनों के लिए रेलेवेंट है, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, क्योंकि दोनों में लॉ लगभग सेम ही है और उनकी स्ट्रेटजीज भी लगभग सेम है। सबसे पहले हम लॉ को प्लान कैसे करें। मेरे केस में तो क्या था कि मुझे पूरे 10 दिन मिले थे प्लान करने के लिए, मतलब पहला अपना जो फर्स्ट रीडिंग करने के लिए मुझे 10 दिन मिले थे लॉ के लिए। सो व्हाट आई डिड इज, सबसे पहले तो मैं इंटरमीडिएट के जितने भी पहले मैं इंटरमीडिएट के बारे में स्पेसिफिकली बता देता हूँ। ये वीडियो फाउंडेशन स्टूडेंट्स को भी देखना, ये वाला पार्ट, क्योंकि जो लास्ट में मैं सिर्फ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, जो इंटर में एप्लीकेबल नहीं है। तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स भी इस वाले पार्ट को पूरा देखें। सो व्हाट आई डिड इज कि हमको पहले क्या करना है कि लॉ को पहले तो पूरा प्लान करना है कि हमको इतने सारे चैप्टर्स हैं और हमको इतने डे में कवर करना है। तो पर डे हमको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं ये हमको खुद प्लान करना पड़ेगा। वैसे मैंने प्लान कर लिया कि हर दिन मुझे इतने चैप्टर्स जो है वो कवर करने हैं। अब कैसे करने हैं कि सपोज मेरे पास एक लॉ की बुक पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने उसको खोला और हमें सेक्शन वाइज दिए हुए, मतलब हर एक टॉपिक जो है वो हमें सेक्शन वाइज दिया हुआ है कि फर्स्ट सेक्शन यहाँ से है, इतना है, वो सब। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पूरा सेक्शन जो है वो एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग एज ए कैजुअल लुक, कि आप ऐसे ही मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो सेक्शन किस बारे में है, उस सेक्शन में क्या क्या प्रोविजंस है, वो सेक्शन बोलना क्या चाह रहा है हमें, ठीक है। अगर आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ गए ना, मतलब लॉ को इंटरप्रेट करना सीख गए, इंटरप्रेट इन द सेंस कि आप लॉ में क्या लिखा है उसको समझ गए, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने पढ़ा और वैसे एज इट इज आपने उसको समझ लिया। अब आपको क्या करना है, आपने एक बार उस पूरे सेक्शन को पढ़ लिया, ठीक है, और उसको समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि उसकी एक और बार रीडिंग लगानी है और उसमें जितनी भी डेटा है, मतलब जितनी भी चीजें जो है वो याद करने वाली है उनको एक बार अंडरलाइन कर लेना। बुक की मैं बात कर रहा हूँ, बुक के अंदर ही। बाकी मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, लॉ के लिए भी कोई नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ, मैंने क्या किया था कि जो भी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज है, अब पेनल्टीज कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्लासेस लेते हो तो वहां पे शायद आपको बताई होगी कि कौन सी पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ नहीं बताया तो कुछ पेनल्टीज हैं जो क्वेश्चंस जिसके ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं, पास क्वेश्चन पेपर्स आरटीपीस एमटीपीस में भी आए हुए हैं, या तो फिर बुक के पीछे उन्होंने डायरेक्ट पेनल्टीज पूछी हुई है, तो आप वो सारी पेनल्टीज जो है वो मार्क कर सकते हो और उनको अलग से एक पेपर में लिख सकते हो कि ये जो पेनल्टीज है ये याद करने लायक है। जैसे एग्जाम्पल दो 447 सबको पता है, ठीक है, फ्रॉड। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या किया था, उन पेनल्टीज को एक साथ अलग लिख लिया था, ठीक है,
और जो भी जितने भी थ्रेशोल्ड होते हैं ना, कि जैसे सीएसआर है तो फिर उसके लिए कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, कितना नेट प्रॉफिट चाहिए, कितना उसमें पेड अप था क्या पता नहीं, नेटवर्थ कितना चाहिए, टर्नओवर कितना चाहिए, तो वो मैंने सारे अलग से लिख लिए थे कि कौन कौन सी चीजें जिसमें थ्रेशोल्ड की एप्लीकेबल है और कितना थ्रेशोल्ड जो है वो एप्लीकेबल है। जैसे रोटेशन के लिए कितना कंपनी के पास क्या होना चाहिए, फिर जैसे वो स्मॉल कंपनी के लिए हमको उसके पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी थ्रेशोल्ड, मतलब बहुत सारे तो नहीं होंगे, मेरे ख्याल से 11-12 शायद थे, 11-12 जितने थ्रेशोल्ड थे पूरे लॉ में। तो जितने भी थ्रेशोल्ड है आपके, वो सारे आपको मैंने एक जगह पे लिख लिए थे, ठीक है। पेनल्टी लिख ली, थ्रेशोल्ड लिख लिए, बस यही दोनों चीजें मैंने लिखी थी। और तो कुछ, हाँ, तो बस मैंने क्या किया था, मैंने अलग से नोट्स बनाए थे सिर्फ पेनल्टी और थ्रेशोल्ड लिखने के लिए, क्योंकि वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इसका एक अलग से 5-6 मार्क का क्वेश्चन भी बना सकते हैं वो लोग, कि भाई ये कंपनी है, इसका इतना है, इसका इतना टर्नओवर है, इस पे रोटेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो फिर इसके केस में ये वाला पार्ट जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया था। बाकी नोट्स मैंने लॉ के लिए भी नहीं बनाए थे, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने लॉ के लिए भी कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैंने पढ़ा पूरा सेक्शन, एक बार उसको समझा कि भाई वो सेक्शन कहना क्या चाह रहा है। फिर मैंने दूसरी बार उस सेक्शन को पढ़ा और उसमें जितनी भी याद करने वाली चीजें हैं, अब याद करने वाली चीजें कौन कौन सी होती है, उनको अंडरलाइन कर लिया। कौन कौन सी होती है, सबसे पहला होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, डेटा इन द सेंस कि भाई इसके बाद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इतने मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है, एक प्रोस्पेक्टस जो है वो इतने पीरियड में इशू हो जाना चाहिए। मतलब ये जो भी नंबर्स है ना, जितने भी नंबर्स है, इतना परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स होते हैं, वो जो जितने भी नंबर्स है वो सारा आपको याद करना है, ठीक है। उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया था, ठीक है। नंबर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमको याद करनी है। जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, 200 हम मतलब रूल्स के हिसाब से देखें तो 200 हम ले सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में। उसमें भी 200 में कौन कौन से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायस और वो ईसोप वाले एम्प्लॉयज जो है वो नहीं आएंगे। तो ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायस और ईसोप वाले, वो भी याद करने हमको कि 200 में ये दोनों नहीं आते। तो ऐसी बहुत सारी चीज, जैसे ये छोटी छोटी चीजें है वो हमको याद करनी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें लॉ में, ठीक है। और मैं आपको बता के कह सकता हूँ, मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ना जो याद कर लोगे, ठीक है। मैं लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहा, मैं कि लैंग्वेज उसमें क्या लिखी है, मैं लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहा। मैं उन लैंग्वेज को हटा के सिर्फ डेरा की बात कर रहा हूँ, जो आपको चीजें याद करने वाली है। एक तो नंबर्स वाली और एक ऐसे प्रोविजंस वाली, कि जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट भी कुछ कंपनीज पे नहीं लगता है, शायद वो नेशनल हाउसिंग बैंक से जो कंपनीज थी उन पे नहीं लगता है, और एनबीएफसी शायद कोई याद नहीं इतना, शायद एनबीएफसी जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है उनसे नहीं लगता है, उन पे नहीं लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये जो था, ये आपको मतलब ऐसी चीजें जो है वो आपको याद करनी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। मतलब लॉ में मेनली यही चीजें है। तो अगर आपने इन सारी चीजों को याद कर लिया, लैंग्वेज को छोड़ के आपने इन सारी चीजों को याद कर लिया, जितनी भी चीजें याद करने वाली है, ठीक है, जिन पे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, तो आपने लॉ का मेजर पार्ट जो है वो कवर कर लिया। एंड फ्रेंकली ये चीजें याद करनी ही है आपको, ठीक है। मतलब मैंने भी करी थी, बहुत अच्छे से करी थी, कि मतलब आप मुझे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो कि भाई इसमें ये वाला अप्लाई होगा कि नहीं होगा, या तो ये थ्रेशोल्ड कितना था इसका सीएसआर ये वाली कंपनी पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, या तो वो अपना जो डिपॉजिट्स वाला था कि पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक कंपनी है और पब्लिक डिपॉजिट जो है वो इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती, मतलब ले सकती है कि नहीं ले सकती। तो ऐसे आपको बहुत जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स वाले जो प्रोविजंस है वो कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, शायद बैंकिंग वाली कंपनीज थी, एनबीएफसी वाली कंपनी थी। तो ये सारी चीजें है, तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से याद किया था। तो आपको भी यही करना है, आपको ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को आपको अलग निकाल के अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक में, ठीक है। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अंडरलाइन कर लोगे तो वही आपको अलग से दिख जाएगा, वही आपके नोट्स हो गए, ठीक है। बुक में आपने नोट्स बना लिया अंडरलाइन करके, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, पहले उसको रीडिंग किया, उसका फिर उसको मार्क कर लिया, जो भी चीजें याद करने वाली है, ठीक है। अब आपने तीसरी बार उसको रीडिंग किया, फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूं, मतलब तीसरी बार आपने उसको पढ़ा, ठीक है। पहली बार जब आप लॉ को पढ़ोगे उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 10 दिन का टाइम मिला था, तो मैंने क्या किया, पहले उसको पूरा पढ़ा एक ही सेक्शन को, फिर उसमें से जितनी भी चीजें याद करने वाली थी वो मैंने अलग से मार्क कर ली, ठीक है। ऐसे मैंने सब सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स थे पूरे लॉ को मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। और पहले तो उन चीजों पे मैंने फोकस किया जितनी भी याद करने वाली चीजें थी, ठीक है। तो मैंने उनको पहले धीरे धीरे करके याद किया, और जैसे ही मैं याद कर रहा था ना, वैसे ही मैं ना उसके साथ साथ ही मैं पूरी मतलब उनका जो लॉ का जो प्रोविजन पूरा का पूरा, जैसे मैंने तो सिर्फ एक चीज मार्क की है, लेकिन लॉ का पूरा उनकी लाइन होगी पूरी, मतलब पूरा सेंटेंस होगा, पूरा पैराग्राफ होगा, तो मैं मार्क करते करते उनको पढ़ता भी जा रहा था, मतलब एकदम अच्छे से पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ।
और सिर्फ मैं वही लैंग्वेज पढ़ रहा था जो बुक में लिखी हुई थी, मैं कहीं और से नहीं पढ़ रहा था, कोई भी रेफरेंस नहीं थे मेरे पास, कोई नोट्स नहीं थे। हाँ, वीएसआई ने हमको नोट्स बनवाए थे, मतलब सर हमको नोट्स बनवा बनवा के लिखाते थे, तो मैंने वो नोट्स बनाए भी थे, लेकिन मैं उनको रेफर करता ही नहीं था, बिल्कुल भी रेफर नहीं करता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो नोट्स जो थे वो सिंपल लैंग्वेज में थे, और भी कोई नोट्स आपको मिलेंगे तो वो सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन अब हमको मतलब आईसीए को सिंपल लैंग्वेज नहीं चाहिए ना, आईसीए को चाहिए बुक की लैंग्वेज। और वो बुक की लैंग्वेज आपको कब आएगी? आपको तब आएगी वो बुक की लैंग्वेज जब आप वो लैंग्वेज से यूज टू हो जाओगे, मतलब जब आप वो लैंग्वेज आपको समझ में आएगी और वो लैंग्वेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब वो दिमाग में कैसे बैठेगी? याद करने से याद होगा नहीं, ठीक है, किसी से भी याद नहीं होगा। लॉ की लैंग्वेज मतलब इतना सारा जो जितने भी पॉइंट्स है वो किसी से याद नहीं होंगे, मुझसे भी याद नहीं हुए थे। तो मैंने क्या किया था कि डेटा तो मैंने सारा याद कर लिया, जितना भी डेटा था उसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, हर एक पैराग्राफ को मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ा, खत्म। वापस बोलूं, हर एक पैराग्राफ को कंसंट्रेशन के साथ पूरा एकदम दिमाग से एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मतलब हर एक पैराग्राफ इन द सेंस हर एक सेक्शन को, एक पूरा सेक्शन लिया मैंने, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, खत्म, ठीक है। 3 बार पढ़ने के बाद मैंने वो सेक्शन दिमाग में ही हिंदी में रिकॉल किया, इंग्लिश में रिकॉल नहीं किया, हिंदी में रिकॉल किया उसको, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, ठीक है, पूरा सेक्शन, और उसको आप हिंदी में रिकॉल करो कि उस पूरे सेक्शन में लिखा क्या था, ठीक है। एक बार आपने उसको रिकॉल किया, फिर वापस एक बार इंग्लिश में उसको पढ़ लो, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट रीडिंग खत्म। ऐसे ही मैंने हर एक सेक्शन को किया था, एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा, उसको एक बार हिंदी में रिकॉल किया और वापस से एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया, ठीक है। तो मेरी पूरी फर्स्ट रीडिंग जो है वो यहाँ से खत्म हो गई। अब आती है रिवीजन की बारी। तो फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है आपको सबसे पहले तो जो डेटा है उसको रिवाइज करना है, मतलब जितनी भी चीजें आपने मार्क करके रखी है उनको एक बार अच्छे से पढ़ के उनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इतना कष्ट आपको उठाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपको जितना भी डेटा है वो आपको एक बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपने एक बार रिवाइज कर लिया, एक बार अच्छे से याद कर लिया, रिकॉल भी कर लिया। अब रिकॉल करते टाइम ये याद रखना कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले एक बार फर्स्ट रीडिंग की थी लॉ की, ठीक है, उसके बाद आपने सारे सब्जेक्ट्स उठा लिए 10-10 दिन करके, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 10-10 दिन करके मैंने सारे सब्जेक्ट उठा लिए। अब मैं फिर 60-70 दिन बाद मैं वापस लॉ को लेके बैठा और मैंने ऐसे किया, मतलब हाथ रखा अपना पहली बार, ठीक है, उसको बिना पढ़े एक बार हाथ रखा और सोचा कि हाँ इसमें ये वाला थ्रेशोल्ड था, ये वाला लिमिट था। ऐसा बिल्कुल मत करना, आपका कॉन्फिडेंस वहीं का वही डूब जाएगा, आपको कुछ नहीं याद नहीं आएगा, आप सोचोगे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने इतना अच्छे से पहली बार याद किया था, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती, मतलब ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मतलब कोई इतना इंटेलिजेंट, मतलब कोई इतने अच्छे से याद नहीं कर सकता कि उसको 60-70 दिन बाद वापस से वो सारी चीजें याद आ जाए जो उसने 60-70 दिन पहले करी थी, वो भी पहली बार, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको स्टार्टिंग में आप अपना हाथ रख के अपने आप रिकॉल करने लग जाओ। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने बुक खोली तो आपको डेटा के लिए क्या, मतलब जो चीजें आपने याद करी थी उसके लिए क्या करना है, एक बार एक चैप्टर की पूरी सारी चीजों को पढ़ो, ठीक है। जितना भी याद करने वाली चीज थी उसको एक बार रिवाइज कर लो, मतलब एक बार रीड कर लो कि ये वाला डेटा था, इसमें ऐसे था और इसमें ऐसे होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप हाथ रख के वापस से एक बार रिकॉल कर सकते हो कि हाँ इसमें ये वाला, अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है ना, मतलब आपने एक बार उसको सारी चीजों को पढ़ लिया, पूरे चैप्टर की सारी चीजों को पढ़ लिया और फिर भी आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो स्टार्टिंग से उस चैप्टर के, तो आपको फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अब हर एक सेक्शन का करना है कि एक सेक्शन में जितनी भी चीजें याद करने वाली आपने एक बार पढ़ ली उसको और फिर आपने हाथ रखा और फिर आपको रिकॉल करना है, ठीक है। अब रिकॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको मतलब मैं ये कहने का मेरा ये मतलब है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है कि मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है, मैंने इतना अच्छे से पहली बार याद किया था लेकिन मुझे अभी याद क्यों नहीं आ रहा है। किसी को याद नहीं आता है, ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको ऐसा फील करना ही नहीं है, आपको बस है ना अपने रिवीजन पे ध्यान देना है, कितनी बार आप उसको रिवाइज कर रहे हो, कितनी बार आप उस चीज को पढ़ रहे हो, ठीक है। याद तो वो अपने आप हो ही जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको एक बार पढ़ना है और फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि पहले आप रिकॉल करने की कोशिश करो। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने डेटा को तो एक बार पढ़ लिया, ठीक है। अब आपके पास अगर टाइम बचता है, ठीक है, ये मैं सिर्फ कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ अभी, बाकी जो अदर लॉज है उसमें बाद में आऊंगा। तो कंपनी लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, आपने पूरा डेटा पढ़ लिया, ठीक है, और फिर उसके अब एक बार वापस से जो है ना वो सारे प्रोविजंस पढ़ लो, सिर्फ एक बार। पहले बार अपन ने 3 बार पढ़े थे ना, ठीक है, और फिर उनको हिंदी में समझा था, मतलब रिकॉल किया था और फिर उसको वापस से एक बार पढ़ा था, मतलब पहली बार अपन ने 4 बार पढ़े थे पूरे प्रोविजंस को, ठीक है। अब वापस से आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है उसको, ठीक है, और वापस से हिंदी में उसको रिकॉल करना है। एक सेक्शन की बात कर पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, एक सेक्शन को आपको जो बुक में लिखी है ना वो लैंग्वेज आपको पढ़नी है,
ठीक है, मतलब बुक बुक पढ़नी है आपको और मतलब एकदम कंसंट्रेशन के साथ उसको एक बार हिंदी में रिकॉल करना है और फिर एक बार वापस से उसको उस लैंग्वेज को पढ़ना है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको हिंदी में तो पूरा सेक्शन याद हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप जैसे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको लॉ की लैंग्वेज धीरे धीरे याद होने लग जाएगी कि लॉ में वो लैंग्वेज में मतलब लॉ में उसको कैसे लिखा गया था। अगर आप वही चीजें जो है वो नोट से याद करते हो, आप बोलोगे ये तो नोट से भी हम कर सकते हैं, तो आप नोट से क्या करोगे, नोट्स को पहले याद करोगे, ठीक है, जैसे भी मतलब नोट्स को याद तो क्या करोगे आप इंग्लिश में पढ़ोगे, ठीक है, फिर उसको हिंदी में समझोगे और उसको याद करोगे, ठीक है, सेक्शन को आपने हिंदी में याद किया। अब जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको वही वर्ड्स याद आएंगे जो नोट्स में लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नोट्स आपने बहुत बार पढ़ी है, तो वही वर्ड्स आपको याद आएंगे जो आपने नोट्स में लिखे हुए हैं। और नोट्स में कैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं? सिंपल, ऐसे को सिंपल सिंपल वर्ड्स नीचे, सिंपल इन द सेंस जो बहुत ईजी वर्ड्स है जिसमें लॉ की लैंग्वेज होती ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जितना हो सके लॉ की लैंग्वेज पढ़नी है। मैं याद करने की बात ही नहीं कर रहा यार, आपको सिर्फ पढ़नी है उसको, क्योंकि पढ़ोगे ना उतने उतने वर्ड्स आपके दिमाग में घूमने लगेंगे, वही वर्ड्स आपके दिमाग में घूमेंगे और जब आप लिखने की कोशिश करोगे तो वही वर्ड्स आपको याद आएंगे, क्योंकि और कोई वर्ड्स आपने पढ़े ही नहीं है, आपने तो यही वर्ड्स पढ़े, तो आपको यही वर्ड्स याद आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यही करना है आपको कि फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या करना है, एक बार पहले आपको डेटा जो है वो रिवाइज करना है। पहले आपने उसको उस सेक्शन को पढ़ा, फिर उस सेक्शन को रिकॉल करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वो पूरा प्रोविजन जो मतलब पूरे सेक्शन को एक बार मतलब लॉ की लैंग्वेज पूरी पढ़नी है, सारे प्रोविजन एक साथ, और फिर उसको हिंदी में रिकॉल करना है और फिर एक और बार पढ़ना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रिविजन था, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड रिवीजन में। सेकंड रिवीजन में थोड़ा आपको फास्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन के लिए मतलब मेरे पास तो 5 दिन थे, क्योंकि मैंने मतलब हमारा तो मतलब पहला रिवीजन मतलब हमारा जो मॉक टेस्ट था वो 10 दिन का था पहले वाला गैप में, तो वो मेरे फर्स्ट रीडिंग थी। हालांकि वो हमारा फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए था, लेकिन पहले मैं इतना सीरियस नहीं था, इसलिए मेरे लिए वो फर्स्ट रीडिंग थी मेरी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमको 5 दिन का टाइम मिला, तो वो मेरे लिए फर्स्ट रिवीजन बना, ठीक है। उसके बाद हमको 3 दिन का टाइम मिला, तो उसके तब क्या करना है हमको, सेकंड रिवीजन में क्या करना है, डेटा तो एक बार पूरा सा रिवाइज करना ही है, रिकॉल नहीं करना है। अभी भी आपको याद नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बहुत याद आएगा, लेकिन फिर से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बार उसको रिवाइज करो, फिर हाथ रख के फिर रिकॉल करो, ठीक है। और जो प्रोविजंस है ना, अब उनको वैसे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर भी एक बार जो है वो प्रोविजंस पढ़ लो, ठीक है। भले ऊपर ऊपर से पढ़ो, जब भले ही एकदम कंसंट्रेशन के साथ ना पढ़ो, लेकिन एक बार पढ़ लो, ताकि कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो आपके फिर भी और क्लियर हो जाए दिमाग में, ठीक है, मतलब और गहरे जो छप जाए आपके दिमाग में, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। ये हो गया अपना सेकेंड रिविजन, ठीक है। अब आपके पास अगर और रिविजन्स कर सकते हो तो और रिविजन्स करो। उसमें आप प्रोविजंस बिल्कुल मत पढ़ो, अब प्रोविजंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने जितना लैंग्वेज आप अपनी जितनी पढ़ सकते थे लॉ की वो आपने पढ़ ली है, ठीक है। और वही आपको दिमाग में मतलब वही आपको एग्जाम में याद आएगी, इसकी गारंटी है। अब आपको क्या करना है, अब जितने भी डेटा थी मतलब जितनी भी चीजें आपने टिक करके रखी थी याद करने वाली, उनको बहुत अच्छे से करो, ठीक है। वो इतना अच्छे से करो, मतलब 80-90% एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब 100% एक्यूरेसी करने की भी जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद आ जाएगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप भूल जाओगे, लेकिन 80-90% एक्यूरेसी के साथ आप याद करने की कोशिश करो उनको, क्योंकि वो आपने याद कर लिया ना तो आपका पूरा पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं वाली है, ठीक है। तो आपने डेटा जो है वो जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, जितना अच्छे से उसको याद कर सकते हो, याद करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ याद करना पड़ेगा, तो जितना अच्छे से आप उसको याद कर सकते हो उतना अच्छे से याद करो, ठीक है। लॉ की लैंग्वेज के लिए अपना जो काम था वो अपन ने खत्म कर दिया, ठीक है। 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स की बात करते हैं। वो अगर आपको वो नोट्स बनाने की बहुत इच्छा है तो आप वही बना सकते हो कि थ्रेशोल्ड्स के लिए अलग से लिख लिया कि भाई सारे थ्रेशोल्ड्स एक साथ लिख लिए और सारी पेनल्टीज जो है वो एक साथ लिख ली, ठीक है। तो अब आते हैं 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स। क्या करना है आपको, प्रोविजंस पढ़ने का वैसे टाइम तो है नहीं, आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो जल्दी जल्दी अगर आप देखना चाहो तो, लेकिन जो डेटा है वो एकदम अच्छे से वापस से रिवाइज करना, अगर टाइम मिले तो वापस से रिकॉल भी जरूर करना, ठीक है। रिवाइज और रिकॉल दोनों करना है अपने को, पहले रिवाइज करना है, पहले रिकॉल करने मत बैठना, एग्जाम का टाइम है, इस टाइम आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज होना चाहिए। आप बोलोगे कि अब तो मुझे रिकॉल होना चाहिए ना, क्योंकि कल तो मेरी एग्जाम है, तो अब तो मुझे याद आ जाना चाहिए, नहीं आएगा याद। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, सारा याद नहीं आएगा। मैं और कोशिश भी मत करना याद करने की, मैं बोल रहा हूँ अगर आपने इतनी बार रिवाइज कर लिया ना तो आपको एग्जाम में जरूर याद आएगा, लेकिन एक दिन पहले अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज करोगे, मुझे एक दिन पहले याद नहीं आ रहा तो कल कैसे याद आएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप पहले उसको रिवाइज करो फिर रिकॉल करो,
ठीक है, तो ये करना है आपको। और जो नोट्स आपने अगर बनाए होंगे मतलब थ्रेशोल्ड्स और पेनल्टी वाले, उनको एक बार एग्जाम के 2-3 घंटे पहले देख के पहले अच्छे से देख के चले जाओ कि भाई वो मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्रेशोल्ड्स वाले और जितने भी पेनल्टीज है। थ्रेशोल्ड्स में फिर से बता रहा हूँ, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है कि इसका CSR है, तो CSR कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, जिसका नेट जैसे मैंने क्या किया था, मैं आपको चलो एकदम डिटेल में बता देता हूँ मैंने क्या किया था। यहाँ पे मैंने एक नेटवर्थ का एक कॉलम बनाया, टर्नओवर का कॉलम बनाया, पेड अप शेयर कैपिटल का। शायद मेनली ये 3 चीजें होती है जो थ्रेशोल्ड्स में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने लिखा CSR जो भी उसका सेक्शन था वो, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि उसके लिए नेटवर्थ कितना चाहिए, और प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट के लिए अपन ने कोई कॉलम नहीं बनाया, तो प्रॉफिट मैंने उसके साथ में लिख दिया था, CSR के साथ में एरो मार के प्रॉफिट इतना चाहिए, नेटवर्थ इतना, पेड अप शेयर कैपिटल शायद उसमें नहीं है तो मैंने डैश कर दिया, और टर्नओवर जितना चाहिए उसको मैंने टर्नओवर के कॉलम में लिख लिया। ठीक है, फिर सेकंड आता है अपना शायद मतलब मेरे को अभी याद आ रहा है, तो रोटेशन में जो जो चीजें चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, शायद उसमें टर्नओवर चाहिए, और शायद कुछ डेट वेट ऐसा कुछ था। ठीक है, डिबेंचर, तो मैंने उसके साथ एरो बना के लिख लिए। तो ऐसे करके आपको पूरा थ्रेशोल्ड की लिस्ट बनानी है। ठीक है, जहां पे जो चीजें जैसे नेटवर्थ अगर किसी चीज में नहीं लगता है तो उसमें आप डैश करना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने बनाया था, और ये आपने कर लिया 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स, आपने डेटा बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आते हैं अपन कि आपको जो पेपर जो है वो प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर स्टार्ट कैसे करना है, पेपर को पढ़ना कैसे। ठीक है, MCQ साइड में रखो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम की बात करो, MCQ साइड में रखो। ठीक है, पेपर को जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके ना उस पेपर को पूरा पढ़ लो। ठीक है, 15 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट में पढ़ना थोड़ा मतलब मुश्किल है। मेरा भी 15 मिनट में मैंने पढ़ ही नहीं पाया था लॉ का पेपर। ठीक है, तो 15 मिनट में जितना पढ़ सको आप, जल्दी जल्दी पढ़ना बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, ज़रूरी है। और आप ना लॉ का पेपर देखोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। होश क्यों उड़ेंगे? क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट मतलब मैं बोलता हूँ 70% जो क्वेश्चन है वो नए हैं। ठीक है, और वो भी रिपीट, 30% जो रिपीट वाले कौन से होंगे, वही वो अपने अदर्स लॉज में इंटरप्रिटेशन वाले, फिर वो जनरल क्लॉजेज एक्ट वाले, या तो फिर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले, वो वाले होंगे। ठीक है, उसमें भी तो फिर 70% जो न्यू क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे। जैसे एक बार हमारे लॉ में इस बार जो है वो एक ऑडिट का नया क्वेश्चन आ गया था, जो मतलब उन्होंने बुक में भी नहीं है वो क्वेश्चन, मतलब बुक में भी उसका आंसर कहीं दिया नहीं है, और ना ही मतलब ICAI ने कभी अपनी RTPMT पास क्वेश्चन पेपर में कभी उस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया हो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने दे दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट जरूर करके जाना है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये मतलब आपको आ जाएगा वो क्वेश्चन, अगर आप एकदम अच्छे से, अगर आपने लॉ को इंटरप्रेट अच्छे से किया है। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको थोड़े फेमिलियर लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है मुझे करने में, देखने में, कि ये सिर्फ थ्रेशोल्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपनी वो है कि नहीं है, उसमें फिर उसके बाद उसके प्रोविजंस देने हैं, तो वैसे क्वेश्चन आप पहले चूज कर लो। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके लिए एकदम ही नए हैं, जो इसमें आपको लगता है कि सोचने में मुझे टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप उसको लास्ट में करो। ठीक है, अब आते हैं आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। मतलब ऑब्वियसली वो सबको पता है। ठीक है, तो उसमें मेन बात क्या आती है कि अब आपको क्या करना है। अब आप जैसे आपने सेक्शंस को हिंदी में तो पढ़ा ही था अच्छे से। ठीक है, अब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की बारी आती है। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको याद वो मतलब सिंपल इंग्लिश याद आएगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत बार जो है वो लॉ की लैंग्वेज को पढ़ लिया है, याद नहीं किया है, लॉ की लैंग्वेज को पढ़ लिया है। तो जब आप उसको इंग्लिश में करोगे तो वो लॉ की लैंग्वेज ही आपको याद आएगी। ठीक है, बाय चांस अगर आपको लॉ की लैंग्वेज याद नहीं आ रही कि लॉ में कैसे लिखा था, नॉट विथ स्टैंडिंग विद द फैक्ट दैट, ऐसे करके बहुत सारी लैंग्वेज है उसकी, तो आपको क्या करना है कि कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद आएंगे ना, कम से कम। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स आपको याद आएंगे, तो आपको क्या करना है कि आपने अपने वर्ड्स में कुछ लिख दिया। ठीक है, और जो अपने वर्ड्स में पूरा पैराग्राफ लिख दिया, और जो वर्ड आपने बुक में से उठाए थे, ठीक है, जो वर्ड एकदम अच्छे थे, जो वर्ड आपने बुक में से उठाए थे, एकदम टू द पॉइंट वर्ड है, एकदम मतलब बहुत बढ़िया है, जो मतलब काम सही हो जाएगा उन वर्ड से, तो उन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर देना एकदम अच्छे से, डबल अंडरलाइन कर देना कि भाई ये वाले वर्ड जो है वो मैंने बुक में से उठाए थे, मतलब एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि ये वर्ड्स जो है वो मुझे आते हैं। ठीक है, लॉ की लैंग्वेज, पूरा लॉ की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं। ठीक है, लिखते हो तो क्यों नहीं लिखो, जरूर लिखो, अगर आपको याद आती है तो जरूर लिखो, लेकिन अगर नहीं याद आती तो डरने की भी कोई बात नहीं है, खुद की लैंग्वेज में लिखो, लेकिन जो बुक का लिख रहे हो उसको अंडरलाइन कर दो अच्छे से। ठीक है, आपको पता है पहले आपको जो भी अगर केस स्टडी डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे कम याद है लॉ में, और लेकिन अगर केस स्टडी टाइप है तो आपको क्या करना है,
पहले तो उसका प्रोविजन लिखना है कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड ये केस स्टडी है, ठीक है। फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, अगर चार मार्क का क्वेश्चन है तो फैक्ट ऑफ द केस लिखना है अच्छे से, और फिर उसका थोड़ा बहुत मतलब उन दोनों को कैसे सेक्शन और ये कि फैक्ट ऑफ द केस कैसे रिलेट करता है वो बताना है, और लास्ट में उसका कंक्लूजन देना है, ठीक है। कंक्लूजन में भी जो मेन पॉइंट होगा कंक्लूजन का कि हाँ या ना, उसमें भी आपको एकदम अच्छे से अंडरलाइन करना है, ठीक है। और ये मतलब बहुत लोग लिखते भी हैं कि भाई पहले जैसे प्रोविजन लिख रहे हैं तो प्रोविजन लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग मतलब प्रोविजन हेडिंग डालेंगे, फिर अगर फैक्ट ऑफ द केस लिख रहे हैं तो फैक्ट ऑफ द केस हेडिंग डालेंगे और फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे, फिर अगर कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन हेडिंग डालेंगे। वो आपकी मर्जी है, मैंने नहीं किया था, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैंने नहीं किया था। तो अगर आपको करना है तो आप करो, मतलब बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन ठीक होगी उससे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आपको कैसे करना है। फिर से बता रहा हूँ, लॉ की पूरी लैंग्वेज डिट्टो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार पूछोगे, जिससे भी पूछोगे सब यही बोलेंगे डिट्टो लिखने की, लिख ही नहीं सकता भाई कोई डिट्टो, सही बता रहा हूँ, कोई नहीं लिखता डिट्टो। आपको क्या लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन जितना हो सके, ठीक है, टू द मैक्सिमम एक्सटेंट यू रिमेंबर द लॉ लैंग्वेज, उतना लिखो आप, ठीक है, वो जरूरी है। और अगर आपको फिर भी कुछ याद नहीं आता, कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये आ गया, मैं कंपनी लॉ की बात कर रहा था। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो अदर लॉज में ऐड कर देता हूँ। अदर लॉज में क्या है हमारे पास, इसमें थोड़ा फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इसमें कि हमको क्या करना है। इन सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भाई साहब मतलब कुछ आपको याद होगा ही नहीं, मतलब लॉ की लैंग्वेज ही नहीं है, मतलब उसमें जो है ना, मतलब इतने भारी भारी वर्ड्स नहीं, उसमें एकदम सिंपल वर्ड्स है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ो। फिर दूसरा जो था अपना नेगोशिएबल में थोड़ा बहुत है कि थोड़ा बहुत उसमें वर्ड्स हैं, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। फाउंडेशन की बात करो तो एलएलपी में भी शायद इतना नहीं है, और पार्टनरशिप में भी शायद इतने मतलब भारी वर्ड्स नहीं है, मतलब कुछ कुछ है ऑब्वियसली, जो अपने जो लैटिन वर्ड्स होते हैं वो कुछ कुछ डाले हुए, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं, जैसे इंटर में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें आप ना याद कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपको बस क्या करना है, उसमें आपको एग्जाम्पल्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जितने भी अपने अदर लॉज में ना, उसमें नेगोशिएबल है या तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या तो फिर पार्टनरशिप या एलएलपी है, उसमें आपको एग्जाम्पल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है क्योंकि कभी मतलब बहुत बार, मतलब इस बार भी हुआ था कि एमसीक्यूज में एग्जाम्पल जो बुक के एग्जाम्पल्स है वही उठा के दे दिए थे कि ये वाला है, उसको नाम चेंज कर दिया ऑब्वियसली, और उसका नाम चेंज करके फिर उसके ऑप्शंस में दे दिए कि इसका कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स जो है बहुत अच्छे से करके जाने कि ये एग्जाम्पल में ये लिखा गया है, और ये भी देखना है कि ये एग्जाम्पल जो है वो कौन सी हेडिंग के अंदर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको ऑब्वियसली हमको लिखना तो पड़ेगा ही, हमको पहले प्रोविजन लिखना पड़ेगा, तो वो प्रोविजन हमको वहीं से पता चलेगा कि ये एग्जाम्पल जो है वो कौन सी हेडिंग के अंदर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो गए, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि भाई ये वाला जो इन्होंने एग्जाम्पल जो मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है वो कौन सी हेडिंग में आ रहा है। मेरे को हमेशा 2-3 हेडिंग्स हमेशा याद रहती थी, मतलब हमेशा दिमाग में आ जाती थी कि ये एग्जाम्पल इस हेडिंग से भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल इस हेडिंग से भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल इस हेडिंग से भी हो सकता है, ठीक है। और ये सेक्शंस, हाँ इसमें मेरे को थोड़ा बहुत याद आया सेक्शंस के बारे में। तो मैंने क्या किया था, कंपनी लॉ के जो सेक्शंस है ना, वो थोड़े बहुत मैंने याद करने की कोशिश की थी, ठीक है। थोड़े बहुत याद करने, जो मेन है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो मैंने थोड़े बहुत याद करने की कोशिश की थी। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई सेक्शन याद नहीं, मतलब बाकी के जो अदर लॉज है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, फाउंडेशन के लिए एलएलपी के लिए एलएलपी, और अपना जो नेगोशिएबल है, जनरल क्लॉजेस है, इसमें मैंने सेक्शंस बिल्कुल भी याद नहीं किए थे, ठीक है। अगर आपको करने हैं आप करो, बहुत अच्छी बात है यार, इंप्रेशन बनता है, करो, क्यों नहीं करो। लेकिन मैंने नहीं किए थे कि मेरे को इतना टाइम नहीं था, मैं रिवाइज करने में बिजी था, ठीक है, तो मैंने नहीं किए थे, तो उससे शायद मेरे मार्क्स भी नहीं घटे, देखते हैं। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपने उसको एकदम अच्छे से जो भी है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने उसको पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। तो आपने अच्छे से पढ़ लिया सारे जितने भी लॉज थे, अदर लॉज में भी, और फाउंडेशन में भी अच्छे से पढ़ लिया आपने। अब क्या होता है कि कभी कभी मैंने क्या किया था कि समझ लो मेरे को है ना 2-3 हेडिंग्स याद आ रही है कि ये जो एग्जाम्पल है वो इस हेडिंग से भी रिलेट कर सकता है, ये वाली हेडिंग से भी रिलेट कर सकता है, ये वाली हेडिंग से भी रिलेट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग लिखी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हेडिंग लिख दूं और वो हेडिंग सही हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो हेडिंग गलत हुई, उसकी जगह पे कोई और हेडिंग हुई, तो फिर मेरे वो नीचे का पड़ेगा ही नहीं, वो सारा क्रॉस मार के निकल लेगा आगे, क्योंकि मेरी हेडिंग गलत है। तो मैंने हेडिंग लिखता ही नहीं था उस आंसर में, और मैं क्या करता था, तीनों के प्रोविजन मिक्स करके लिख देता था। तीनों के प्रोविजन मतलब जितनी भी हेडिंग्स, मतलब जितने भी प्रोविजन मुझे याद आ रहे हैं उससे रिलेटेड, मैं सारे प्रोविजन जो है वो मिक्स करके लिख देता था, और उनमें जो भी मेन तीनों में जो मेन पॉइंट्स होते थे उनको मैं अंडरलाइन कर देता था, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि अगर आप दो चीज में कंफ्यूज हो गए, ये होगा या ये होगा, दोनों प्रोविजन लिख दो,
मतलब अगर वो कॉन्ट्ररी नहीं हो दूसरे से, एक दूसरे से अगर वो कॉन्ट्ररी नहीं हो तो दोनों प्रोविजन लिख दूं मैं। मतलब मैं अपना एज अ सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो किया था वो मैं बताता हूँ। तो वो मैंने दोनों प्रोविजन लिख दिए, दो तीन जितने प्रोविजन मुझे याद थे मैंने दो तीन सारे प्रोविजन लिख दिए। लास्ट में कंक्लूजन तो एक ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्ररी प्रोविजन अपन ने लिखे नहीं, सबका कंक्लूजन एक ही होगा, तो कंक्लूजन मेरा सही जाता था। और प्रोविजन में दो तीन लिख देता था जितने मुझे याद आते थे, क्योंकि ऐसा ही होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो ये आपको अगर आप करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, लॉ में मैंने एक क्वेश्चन जो है वो गलत सिलेक्ट किया था। यस, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो मैंने गलत सिलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि 15 मिनट्स में मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ पाया था। तो मैं जितने भी पहले 5 जो क्वेश्चन, मतलब कितने क्वेश्चन करने होते हैं, जितने भी मतलब पहले 4 या 5 क्वेश्चन जो मैं पढ़ पाया था वो मैंने सिलेक्ट कर लिए थे। और बाकी जो लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पाया था, जो शायद इजी था, वो क्वेश्चन लास्ट नहीं, मतलब कुछ कोई बीच का क्वेश्चन था, वो थोड़ा इजी था, तो वो मैं पूरा पढ़ नहीं पाया था। मैं पहले क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन का ए पार्ट जो था ना, वो देख के मैं थोड़ा डर गया था कि उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है। ठीक है, 6 मार्क का था, तो फिर मैं उसको छोड़ दिया था। मतलब मैंने उसके आगे का पार्ट पढ़े ही नहीं, आगे 2-3 पार्ट्स और थे, तो वो पार्ट्स मैंने पढ़े ही नहीं, सिर्फ पहले पार्ट को देख के मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। ठीक है, और उसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा इजी लग रहा था वो मैंने ले लिया। लेकिन जब मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गया ना, जो मैंने सिलेक्ट किया था, तब मुझे पता चला कि वो क्वेश्चन बहुत हार्ड था मेरे लिए। मतलब वो क्वेश्चन में मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था। मतलब उस क्वेश्चन में मैं जैसे 2 पॉइंट होते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो वो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन था। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि इसमें या तो अल्ट्रेशन आएगा या तो फिर शेयर रिडक्शन आएगा, कौन सा आएगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत, मतलब जितना मैं दिमाग लगा सकता था मैंने लगाया, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि इसमें रिडक्शन आएगा अल्ट्रेशन आएगा। तो मैंने क्या किया होगा, दोनों प्रोविजन लिख के आ गया। यस, मैं दोनों प्रोविजन लिख के आ गया कि आपको अल्ट्रेशन ठीक लगे तो आप अल्ट्रेशन रख लो, रिडक्शन ठीक लगे तो आप रिडक्शन रख लो। मतलब उसमें प्रोसीजर पूछा हुआ था पूरा, कि अल्ट्रेशन है तो फिर अल्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होता है, रिडक्शन है तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल का क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो मैं अल्ट्रेशन लिखा, अल्ट्रेशन के सारे प्रोसीजर लिखा, रिडक्शन लिखा, रिडक्शन के प्रोसीजर लिख के आ गया, दोनों लिख के आ गया मैं, कि कम से कम वो सब ठीक है, चल मार्क्स काट लेगा, लेकिन उसको पता तो है ना कि मेरे को, अगर समझ लो अल्ट्रेशन राइट आंसर है और अगर रिडक्शन वाला ठीक होगा तो वो रिडक्शन वाला आंसर रख लेगा जो उसके हिसाब से रहे, सही रहे। ठीक है, तो और अपन जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अपन ने बात कर ली। ठीक है, और नेगोशिएबल में कुछ कुछ मीनिंग्स हैं, मतलब कुछ कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद करनी चाहिए। उसमें भी कुछ कुछ प्रोविजन, हाँ इसमें क्या है, प्रोविजन मतलब जो डेटा है, याद करने वाली चीजें वो थोड़ी कम मिलेगी आपको इन कंपेयर टू कंपनी लॉ। आपको जो नंबर्स हैं, नंबर्स में जो डेटा है वो आपको कम मिलेंगे, थोड़े प्रोविजन थोड़े ज्यादा मिलेंगे याद करने के लिए। तो आप वो उसके हिसाब से याद कर लेना जो भी याद करने वाली चीजें। ठीक है, जनरल क्लॉजेस एक्ट की बात करते हैं, मीनिंग्स बहुत सारे हैं, क्या करें। ठीक है, इस बार तो इन्होंने वैसे इजी दिया था, इस बार इन्होंने रिपीटेटिव जो थे वो दिए थे, जैसे याद नहीं मेरे को लेकिन इस बार तो मतलब उन्होंने रिपीटेड वाले ही दिए थे। नंबर 20 की बात कर रहा हूँ, कि जो पहले उन्होंने पूछे हुए हैं वही उन्होंने वापस से पूछ दिए थे। मतलब इजी था इस बार जनरल क्लॉजेज एक्ट का क्वेश्चन। तो अब आप पूछोगे कैसे करें, तो उसमें आपको अगर कोई लॉ, अगर आपने क्लासेस लिखे रखे होंगे तो उन्होंने बताया होगा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कि कौन कौन से डेफिनेशन जो है वो याद करनी चाहिए। अगर नहीं बताया तो आपको जो ठीक लगती है वो करो यार, सिंपल है। सारी डेफिनेशन कोई नहीं करता है, कोई कर भी नहीं सकता है, मैंने भी नहीं की थी तो जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छी लगे, जो हाँ जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो बार बार रिपीटेड पूछी जाती है, जो या जो उन्होंने पहले कभी पूछी हुई है, तो वो करना ही करना। ठीक है, जैसे नोसाइटर है, सॉसियस, वो इसमें नहीं था ना, वो तो इंटरप्रिटेशन में था। हाँ वो अलग है। हाँ तो इसमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है यार, याद नहीं मुझे यार, एविडेंस हो गया शायद, जो भी आप देख लो। ठीक है, जो भी रिपीटेड है वो आप कर लेना। इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो मैंने क्या किया था, मैंने हर एक हेडिंग के जो कम से कम 1-2 पैराग्राफ तो अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, हर एक हेडिंग के 1-2 पैराग्राफ जो है कम से कम पढ़े थे। ठीक है, ताकि मुझे अगर कोई भी हेडिंग आ जाए तो मैं उसको अच्छे से लिख सकूं। ठीक है, लैटिन वर्ड्स वैसे इसमें कम है, मतलब 2-3 आपको फ्रेजेस मिलेंगे इसमें जो आपको याद करने चाहिए अच्छे से। ठीक है, और तो इसमें कुछ मुझे खास लगता नहीं है। बस मैं इतना बता देता हूँ कि मैंने इसमें हर एक टॉपिक के 1-2 जो पैराग्राफ है वो अच्छे से किए थे, कि अगर कोई भी टॉपिक आ जाए तो कम से कम मैं 1-2 पैराग्राफ तो अच्छे से लिख पाऊँ। ठीक है, और अगर 1-2 पैराग्राफ में लिख रहा हूँ तो इन द सेंस मैं 10 पॉइंट लिख रहा हूँ। 10 पॉइंट, हाँ पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें भी यही बता देता हूँ कि पैराग्राफ वाला है तो मैं उसमें भी पॉइंट से बना के लिखता था। ठीक है, मतलब अच्छे से एकदम पॉइंट बना के, मतलब लॉ में भी मैं ऐसा नहीं करता था पैराग्राफ में लिखता था, मैं लॉ में भी पैराग्राफ पॉइंट्स बना के लिखता था। ठीक है, तो आप भी वैसा कर सकते हो। फाउंडेशन के लिए अगर मैं कुछ डिफरेंट बताऊँ तो उसमें क्या करना है आपको, आपके लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, लॉ आपने पहले कभी शायद पढ़ा नहीं होगा ऑब्वियसली,
तो आपको ना उसकी लिख लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैंने तो नहीं ऑब्वियसली मैंने तो नहीं की थी, ठीक है, तो इसलिए मेरे कम मार्क्स आए थे। फाउंडेशन में मुझे 66 मार्क्स आए थे लॉ में, 66। हाँ ऑब्वियसली आपके लिए ज़्यादा होंगे, ठीक है, मेरे लिए बाकी जैसे मेरे एग्रीगेट बना था 332, तो बाकी सब में मेरे 84 85 उससे ऊपर ही थे, और इसमें मेरे 66 थे, तो लॉ की वजह से मेरे बहुत कम मार्क्स हो गए थे फाउंडेशन में, ठीक है, मतलब मेरी रैंक कम हो गई थी। तो फाउंडेशन में आपको लिख लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा वो, ठीक है। और लॉ की लैंग्वेज आप जितना पढ़ सको पढ़ो, याद मत करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है। सिंपल नोट्स के पीछे मत भागो। फाउंडेशन में आपको नोट्स बहुत सारे मिलेंगे, इंटर में भी नोट्स बहुत सारे मिलेंगे, लो नोट्स का धंधा चलता है इनका, ठीक है। मतलब कोई भी ग्रुप में चले जाओ, व्हाट्सअप में सब नोट्स मांगते रहते हैं, भाई ये वाले नोट्स दे दे, इसके नोट्स दे दे, ये वाले सब्जेक्ट के, ये वाले चैप्टर के, ये वाले नोट्स दे दे, ये वाले टीचर के नोट्स दे दे कि मैं तो पास हो जाऊंगा। भाई कुछ नहीं है इनमें, आप जितना खुद पढ़ोगे ना उतना बेटर है आपके लिए, ठीक है। नोट्स में कुछ नहीं रखा है, आप जितना लॉ की लैंग्वेज को पढ़ोगे तो वही लैंग्वेज आपको एग्जाम में जो है वो याद आने वाली है, और वही लैंग्वेज में आप लिखने वाले हो, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेटा जो है, जितनी भी चीज़ें याद करने वाले उनको बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। वो चीज़ें हो गई ना तो आपका 80% जो काम है वो आराम से हो गया, ठीक है। बाकी तो आपकी लैंग्वेज जो है वो संभाल लेगी, 80% काम आपका आराम से हो गया अगर आपने चीज़ें जो याद करने वाली उनको अच्छे से एक बार याद कर लिया तो, ठीक है। दूसरी बात कि आपको लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिखो। अगर आप कुछ बुक का कोई भी वर्ड या कोई पॉइंट लिखते हो उसको एकदम अच्छे से अंडरलाइन करके एग्जामिनर को दिखाओ कि भाई ये मैंने बुक से लिखा है। स्पीड बढ़ा के रखना, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में यार, सीए के हर सब्जेक्ट में आपको स्पीड बढ़ा के रखनी है, बोलने की ज़रूरत है ही नहीं वैसे तो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने, ज़रूर देने मॉक टेस्ट, ठीक है, तभी आपको अपनी स्पीड का पता चलेगा। पेपर को कैसे 15 मिनट में पढ़ना है वो वैसे मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस मिल जाती है, ठीक है। अगर मुझे प्रैक्टिस नहीं मिली होती तो शायद मैं 1-2 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता, ठीक है, क्योंकि लॉ में बहुत नए नए क्वेश्चन हैं, उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ रहा था, ठीक है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना, मैंने 4 दिए थे, ठीक है। तो आप कम से कम 2 या 3 तो देना ही। रिवीजन बहुत बार करना, जितनी बार आप कर सकते हो, ठीक है। नोट्स बनाने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, खुद बनाओ तो खुद के बनाओ, किसी और के मत लो, ठीक है। और वो भी सिर्फ मतलब मैंने तो, अगर आप नोट्स में अलग से सारा डेटा लिखना चाहते हो तो वो करो, बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको बार बार वो बुक के पेजेस जो है पलटाने नहीं पड़ेंगे, आपको सारे जो डेटा है वो एक ही नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ के भी मतलब एग्जाम से 1.5 डेज बिफोर एग्जाम नोट्स अच्छे से कर लोगे तो वो भी सही है, ठीक है। मेहनत करनी है, करो, ठीक है। नोट्स बना के मेहनत करनी है, करो, मतलब अच्छी बात है ये, नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद से, फिर से मैं बता रहा हूँ, खुद से बनाना, खुद बुक पढ़ के खुद चुनना कि क्या चीज़ मुझे याद करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। किसी और के नोट्स मत लेना, ठीक है। फ्री में भी मत लो यार, फ्री में ऑब्वियसली फ्री में मिलेंगे आपको सारे नोट्स, मत लो, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही सारी बातें आपके लिए जो बतानी थी आपको। मैं पेपर प्रेजेंटेशन का भी बता दिया। फाउंडेशन के लिए मैंने बता दिया कि फाउंडेशन में आपको लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है लॉ के लिए, ठीक है। क्योंकि जब आप लिखोगे ना तब आपको समझ में आएगा फाउंडेशन में कि आपको कुछ पता ही नहीं है। बिलीव में, आप जब लिखोगे ना आपको तब पता चलेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है लॉ में, कि मैं लिखूँ कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इंटर में तो हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है लॉ लिखने की, लेकिन फाउंडेशन में आपको समझ ही नहीं आएगा मैं लिखूँ क्या यार, मुझे समझ में सब आ गया लेकिन लिखूँ क्या, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। यही होगा आपको फाउंडेशन में, और वो क्यों होगा, क्योंकि आपने लॉ की लैंग्वेज पढ़ी नहीं है, आप पढ़ते ही नहीं उसको अच्छे से, क्योंकि आपको बहुत बोरिंग लगता है। आप बोलते हैं यार क्या लिख, क्या पढ़ना है इसको, मैं लाओ नोट्स लाओ उसमें सिंपल लैंग्वेज में वो पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर वही आप लिख के आते एग्जाम में, फिर बोलते यार मेरे लॉ में कम मार्क्स आ गए, आएंगे ना। यही हो रहा है, मतलब यही चल रहा है, मतलब ये लूप हो जाता है। फिर आप सिंपल लैंग्वेज पढ़ोगे, बोलोगे ये तो अच्छा है यार, कौन इतनी ये आईसी में क्या इतना भर भर के लिखा हुआ है इन्होंने, ये कौन समझता है इनको। मैं बोल रहा हूँ जिसको है ना लॉ की लैंग्वेज समझ में आ गया, इंटरप्रेट करना आ गया खुद से, अगर वो लॉ की लैंग्वेज खुद से इंटरप्रेट कर सकता है वो बहुत मतलब बहुत बढ़िया कर सकता है लॉ में, ठीक है। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश पे कमांड जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप मतलब लॉ पे अच्छा मतलब कमांड बना सकते हो। तो बीच बीच में अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करते रहो यार, इंग्लिश इंप्रूव करोगे तो सब कुछ तो इंग्लिश में ही है ना। अभी मतलब जो भी हिंट जो हिंदी में दे रहे हो उनको छोड़ के जो इंग्लिश में दे रहे हो उन पे तो सारा इंग्लिश पे टिका है। तो जैसे आप ऑडिट भी अगर खुद से पढ़ोगे तो आप इंग्लिश में उसको समझ सकते हो ना, ठीक है। तो इंग्लिश भी अपनी सुधारो धीरे धीरे, और क्या। तो मेरे ख्याल से जितना भी लॉ के लिए जो मैं बता सकता था आपको मैंने बता दिया आपको। अगर आपको फिर भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हो मुझे। मेरे ख्याल से 2 सब्जेक्ट बचे अपने, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और एक अपना FM इको। तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे वीडियो आनी बाकी है, तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे आएगी। उसके बाद जैसे ही मेरी सर्टिफाइड कॉपी आ जाती है आई विल डू एन एनालिसिस और आपको फिर शेयर कर दूंगा डेफिनेटली।
सो तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरी मोटिवेशन लाइन सिर्फ इतना सा पढ़ना है और इसी में से आएगा। अब मैं क्यों बोलता हूँ सिर्फ इतना सा पढ़ना है, क्योंकि आईसीआई की बुक है इतनी सी, लेकिन अब आप क्या करते हो, आप रेफरेंस खरीदोगे, नोट्स खरीदोगे या और कुछ भी खरीदोगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ी पड़ जाएगी। लेकिन मेरे लिए एक बुक होती थी और मेरे को उतना सा ही पढ़ना है और उसी में से ही आता है। ठीक है, तो इतना सा पढ़ना है, इसी में से आएगा। ये जब मैं ये मतलब ये लाइन मेरे दिमाग में मतलब पता नहीं अचानक से आ गई, और जब से मतलब एग्जाम से पहले ही आई थी, ऑब्वियसली इंटर के एग्जाम से पहले। तो जब मेरे दिमाग में आई थी ना, तो मैं पूरे दिन मतलब मेरा जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एनलाइटनमेंट में फील करा था कि मुझे पता नहीं क्या पता चल गया, मतलब कि मतलब सीए को क्रैक कैसे करते वो सारा मतलब मुझे पता चल गया, ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब इतना खुश हो गया था ये लाइन पढ़ने के बाद। उस दिन जिस दिन मुझे ये लाइन मेरे दिमाग में आई थी, पता नहीं अचानक से आ गई थी, मैंने बनाई नहीं थी, अचानक से मेरे दिमाग में आ गई थी कि सिर्फ इतना सा पढ़ना है और इसी में से आएगा। यही होता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अब बहुत नए, जैसे लॉ में बताया ना कि एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, वो भी एक पार्ट, पूरा क्वेश्चन नहीं, एक पार्ट जो है वो कहीं और से आ सकता है। जो मैंने एक बताया ऑडिट का, इस बार एक क्वेश्चन आया था लॉ में जो बहुत बाहर से था। ठीक है, बाकी सारा तो सेम ही था ना, बुक में से ही था। ऑडिट की एग्जाम मतलब ऑडिट का जो पेपर है वो देख लो, पूरा का पूरा बुक में से ही था। ठीक है, उसमें से एक जो एमसीक्यू होगा, एक दो एमसीक्यू होंगे वो बाहर से होंगे, बाकी सब बुक में से ही था। ठीक है, तो ये लाइन बहुत रेलेवेंट है। ये लाइन अगर आप खुद भी बोलने लग जाओ ना, मैं खुद बोलता था, रोज बोलता था, जब भी बुक खोलूँ ना, मतलब जब भी मैं कोई बुक देखता था, या आज मेरे को समझ लो ऑडिट पढ़ना है, तो मैं इस बुक को देख के बोलता था सिर्फ इतना सा पढ़ना है, इसी में से आएगा, खत्म बात। क्या नोट्स में रखा है, क्या रेफरेंस में रखा है, क्या किसी के वीडियो लेक्चर्स में रखा है, क्या रिवीजन वीडियोस में रखा है, क्या यूट्यूब में रखा है, कुछ नहीं है, इतना सा पढ़ना है, इसी में से आना है। ठीक है, जितना अच्छे से आप इस बात को समझ लोगे ना, उतना अच्छे से मतलब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा धीरे धीरे ये बात से। ठीक है, सो वापस बोल रहा हूँ, माय मोटिवेशन लाइन इतना सा पढ़ना है और इसी में से आएगा। बस दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।